चलिए, आज बेसिकली जिस टॉपिक पर बात करनी है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट्स नॉट अ टॉपिक बेसिकली। ये तो मतलब जब हम इंडिया की बात करते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो ये वो एक डॉक्यूमेंट है, ये वो एक ऐसी किताब है जिसके अंदर सारी वो चीजें समाई हुई हैं जिससे हम चल पा रहे हैं आज। जैसे अगर आप हिंदू हैं तो आपके लिए जो वैल्यू महाभारत महाभारत कह रहा हूँ, जो वैल्यू आपके लिए भगवत गीता की है। अगर आप मुस्लिम हैं तो जो वैल्यू आपके लिए कुरान की है ना। इन सब चीजों की तरह जब आप लॉ स्टूडेंट होते हैं, एज अ लॉ स्टूडेंट आपके लिए वो वैल्यू क्या होनी चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की होनी चाहिए। तो बीइंग अ लॉ, जो आप लॉ स्टूडेंट हैं, आप लॉ का धर्म जब पालन कर रहे होते हैं तो उसकी सबसे बड़ी किताब क्या है? आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। अब सवाल यह आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है क्या? सवाल यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है क्या, और किस चीज को हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? हम क्यों कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अपने साथ में लेके चल रहे हैं? हम क्यों नहीं मनुस्मृति को फॉलो करने लगे जाते, या भगवत गीता को फॉलो करने लगे जाते, या फिर कुरान को फॉलो करने लगे जाते, या फिर हम बाइबल को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं? हमने क्यों डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे? हम संविधान से चलेंगे, और वो भी ऐसा संविधान बनाएंगे जो लोगों के द्वारा बनाया गया होगा, किसी और इंसान के द्वारा नहीं, राजशाही नहीं होगी। अब इसका सबसे बड़ा आंसर जो है वो आपको मिलेगा यहां, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका पहला ऑब्जेक्टिव है वाई, क्यों है ये, whom, किसके लिए, एंड वाई whom, what, ये दे क्या रहा है। ये तीन चीजें याद रखना कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हो तो तीन चीजों के जवाब आपके पास होने चाहिए कि क्यों है, किसके लिए है, और क्या है। कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्यों है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसके लिए है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर है क्या। ये तीन चीजों के जवाब अगर आपको पता है तो आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम एक एक करके तीनों क्वेश्चंस के आंसर निकालेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि वाई, क्यों है, क्यों। अब इसका आंसर ढूंढने के लिए आपको 11वीं सेंचुरी में जाना पड़ेगा। इसका आंसर मिलता है आपको 11वीं सेंचुरी में, क्योंकि इससे पहले 11वीं सेंचुरी से पहले हमारे पूरे भारत के अंदर जो सिस्टम था वो था तो किंगशिप ही, राजशाही चलती थी, मोनार्की चलती थी। लेकिन यहां पर सारे के सारे जो राजा थे वो सनातन को फॉलो करने वाले थे, मतलब हिंदू राजा थे, सारे के सारे हिंदू राजा थे। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर आपके पास में 11वीं सेंचुरी में आप बेसिकली जब आप आते हो कब, सॉरी, आप 11वीं सेंचुरी में जब आपके पास 12वीं शताब्दी जब आप बोलते हो, इस सेंचुरी के अंदर आपके देश के अंदर इस्लाम आता है। मैं इस्लाम कंक्लूड करूंगा पूरा, याद रखना, इस्लाम आएगा। आप जब आगे बढ़ेंगे 400 साल इनके रहने के बाद में, बीच में पोर्तुगीज भी आए थे, लेकिन मैं मोटे तौर पे लेके जा रहा हूं कि पोर्तुगीज के बाद में आपके पास जो आए वो आए ब्रिटिशर्स, और बीच में पोर्तुगीज भी थे। तो बेसिकली हम क्या हो गए, हमारे पास में सनातन, इस्लाम और ब्रिटिशर्स, और बीच में पोर्तुगीज भी थे। इन सब लोगों का मिश्रण हो गया हमारे देश के अंदर। ये भारत है, मैं नक्शा नहीं बना पाता, बस आइडेंटिटी के लिए समझ लेना, मैंने कल भी कहा था ये भारत है। उस समय अफगानिस्तान वगैरह ये सब हमारा हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन उस पूरे देश के अंदर हमारे में सिर्फ सनातन स्टैब्लिश था, और कुछ धर्म हम लोगों को, कोई और सोच जो थी वो हमारे देश के अंदर नहीं हुआ करती, सिर्फ एक ही सोच हुआ करती थी, और वो सनातन की सोच थी। उसके बाद हमारे देश के अंदर किसने एंट्री ली? इस्लाम ने एंट्री ली। अब इस्लाम की अपनी सोच थी, अपना तरीका था, अपने तरीके से उनको फॉलो करने वाले लोग थे। ये जैसे ही हमारे देश के अंदर आते हैं तो क्या हुआ, ये जो सनातन के लोग थे इनके साथ में एक और सोच के लोग जुड़ गए जिसको इस्लामिक सोच के लोग बोला गया। ये 400 साल राज करते हैं, उसके बाद आपके पास में पोर्तुगीज आते हैं, लेकिन पोर्तुगीज बहुत छोटे टाइम के लिए थे, इसलिए मैं उनको यहां इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। फिर आपके देश के अंदर ब्रिटिशर्स आ जाते हैं 17th।
ये भी आराम से 200 साल तक और 200 साल से ज्यादा राज करते हैं, तो इनका भी क्या हो जाता है, इनकॉर्पोरेशन हो जाता है इनके कल्चर का भी। आज आप जो जीन्स पैंट पहन के बैठे हो वो इनकी देन है। आप जो अलग अलग तरीके की शायरियां वगैरह पढ़ रहे हो वो इस्लाम की देन है। इस्लाम की बोलूंगा, मतलब उर्दू की देन है। उर्दू और हिंदी एक साथ डेवलप हुए थे, लेकिन ज्यादातर मुस्लिम लोग जो थे उन्होंने किसको प्रेफरेंस दी, उन्होंने ज्यादातर प्रेफरेंस दी उर्दू को। तो ये तीन कल्चर हो गए, समझ रहे हो, एक हो गया सनातन, एक हो गया इस्लाम, और एक हो गया ब्रिटिश कल्चर। ये तीन कल्चर जो थे वो हमारे देश के अंदर रहने लग गए, यहां पर रहने लग गए। इसमें क्या क्या आ गया, आपका सनातन भी आ गया इस देश के अंदर, इस देश के अंदर आपका इस्लाम भी आ गया, और इस देश के अंदर ब्रिटिश भी आ गया। समझ में आ रही बात? तो अब क्या हो गया, अब सिचुएशन कॉमन हो गई। अब आप हुए 1947 में आजाद, 1947 में आजाद हुए, जिसमें कुछ ब्रिटिशर्स का भी योगदान था आपको आजाद कराने में, कुछ ब्रिटिशर्स का भी आपको योगदान था, कुछ इस्लामिक लोगों का भी था जिनको आप मुस्लिम्स बोलते हो, और कई सारे सनातनियों का भी योगदान था। अब जब आप आजाद हो गए तब आपके सामने सवाल आया कि अब हमें अपने देश के लिए संविधान बनाना है। अब हमें संविधान बनाना है, तो सवाल यह था कि संविधान जो है ये बनेगा कैसे। सवाल ये आ गया कि संविधान बनेगा कैसे। तो कईयों ने बोला एक काम करते हैं, रामायण से चलाते हैं देश को। कुछ ने बोला कि मनुस्मृति से चलाते हैं, कुछ ने बोला इस्लाम से चलाते हैं, कुछ ने बोला कि हम ब्रिटिश रूल से ही चलते हैं जैसे चल रहे थे। सबने अपनी अपनी क्या दी, ओपिनियन दी, सबने अपने अपने तर्क दिए कि हम क्या कर सकते हैं, हम रामायण से चल सकते हैं, किसी ने बोला महाभारत सॉरी भगवत गीता से चल सकते हैं, किसी ने बोला हम भगवत गीता से चल सकते हैं, किसी ने बोला रामायण से चल सकते हैं, किसी ने कहा मनुस्मृति से चलते हैं, किसी ने बोला इस्लाम को फॉलो करते हैं, किसी ने बोला ब्रिटिश कल्चर बोलते हैं। क्यों बोल रहे थे ये सब लोग? क्योंकि इन सब के रिप्रेजेंटेटिव लोग हमारे देश के अंदर बस चुके थे। समझ में आ रही बात यहां तक? अब सवाल ये आता है कि अगर आप किसी भी एक कल्चर को फॉलो करते, रामायण को लेते या भगवत गीता को लेते या मनुस्मृति को लेते या इस्लाम को लेते या ब्रिटिश रूल को लेते, तो क्या हो जाता, बाकी के जितने कल्चर थे इनके लोगों के साथ में डिस्टर्बेंस हो जाता, प्रॉब्लम आ जाती, और ये देश कभी भी फंक्शनैलिटी कर ही नहीं पाता, क्योंकि आजादी में सबका योगदान था। तो हमने क्या किया, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसको संविधान बनाने की जिम्मेदारी मिली, इसने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा विधान लिखेंगे जो किसी भी धर्म विशेष के ऊपर नहीं होगा। हम एक ऐसा विधान लिखेंगे जो किसी भी धर्म विशेष के ऊपर नहीं होगा। तो ये किस चीज के ऊपर बेस्ड होगा? फिर सवाल ये आया कि बेस्ड किस चीज पर करेंगे हम? तो उन्होंने बोला हम इसको सोशल इंजीनियरिंग पे बेस्ड करेंगे। मैंने सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी तुम्हें पढ़ा दी है। सोशल इंजीनियरिंग पे बेस्ड करेंगे, नेचुरल लॉ स्कूल पे बेस्ड करेंगे। इन दो चीजों के ऊपर बेस्ड करते हुए हम अपना विधान लिखेंगे। तो अब आप जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ते हो, इसके अंदर क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी? सोशल इंजीनियरिंग, मतलब सभी लोगों के कॉमन इंटरेस्ट देखने को मिलेंगे, एक चीज। और दूसरी चीज आपको नेचुरल लॉ स्कूल देखने को मिलेगा, जहां के प्रकृति के द्वारा आपको मिले हुए अधिकार मिलते हैं, जैसे आर्टिकल 21, 19, 14, ये सब क्या है? ये प्रकृति के अधिकार है जो आपको मिलते हैं। समझ में आया बात? तो अब जब हम सवाल पूछते हैं कि क्यों बनाया गया संविधान, संविधान क्यों बनाया गया, हमने जो अरब कंट्रीज हैं उनकी तरह हमने इस्लाम को फॉलो क्यों नहीं कर लिया, या चलो हम हिंदू कंट्रीज थे तो हमने फिर भगवत गीता से देश को क्यों नहीं चला लिया, या हमने रामायण से या मनुस्मृति से देश को क्यों नहीं चला लिया? जब कोई इसका क्वेश्चन पूछे आपसे तो याद रखना ये उसका रीजन था कि हमारे देश के अंदर वो सारे लोग आके बस गए थे जिन्होंने आजादी में आखिरी में योगदान दिया। तो जब इस्लाम ने हमारे देश के ऊपर राज्य किया, लेकिन बाद में यही इस्लामिक लोगों ने हमारे देश की आजादी में भी योगदान दिया। ब्रिटिश लोग थे, कई सारे ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने हमारी देश की आजादी में योगदान दिया। समझ में आ रही ना बात? इसीलिए हमारे पास ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं था कि हम इसको हिंदू राष्ट्र बना सकते। हम उस समय हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाए, ना बना सकते अब कभी भी। उसका सिंपल सा रीजन ये है कि इस देश के अंदर कई तरीके के लोग बसे हुए हैं, पोर्तुगीज भी बसे हुए हैं। अगर आप गोवा चले जाओगे तो सारे आपको पोर्तुगीज मिल जाएंगे, वो थॉमस नाम के मिल जाएंगे सारे। समझ में आई बात? तो कैसे बना ये याद रखना कि हमने क्या किया, हमने एक ऐसा विधान लिखा जो किसी धर्म विशेष के ऊपर नहीं है। और क्यों लिखा, उसका आंसर ये है। तो क्यों ये है, एम आई क्लियर विद इट नाउ? क्यों का आंसर क्लियर हो चुका है? कहीं किसी को डाउट है तो मुझे बताए पहले। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन, हुम, किसके लिए?
कि ये किसके लिए बनाया हमने। क्यों बनाया? वो इसलिए बनाया संविधान क्योंकि हम किसी धर्म विशेष को क्या नहीं दे सकते थे, प्रिविलेज नहीं दे सकते थे, क्योंकि सारे ही धर्म के लोग यहां पर रह रहे थे। इसलिए हमारे लिए संभव नहीं था कि हम किसी भी एक विशेष धर्म के लिए संविधान बना देते। क्लियर? दूसरी चीज आती है कि किसके लिए बनाया संविधान, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहां पर हम सारे लोग सनातनी हो गए थे, सनातनी थे, आपके इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग यहाँ रह रहे थे, और आपके वो लोग भी रह रहे थे जो ब्रिटिश काल के अंदर यहाँ थे, और कई सारे ब्रिटिशर्स भी यहाँ रह रहे थे। अब जब ये सारे लोग यहाँ रह रहे थे, तो आप ना तो स्पेसिफिकली सनातनियों के लिए लॉ बना सकते थे, संविधान आप स्पेसिफिकली सनातनियों के लिए नहीं बना सकते थे, आप इस्लामिक लोगों के लिए नहीं बना सकते थे, और आप ना ही ब्रिटिशर्स के लिए बना सकते थे और ना ही पोर्तुगीज के लिए बना के सकते थे। आप किसी भी एक स्पेसिफिक स्पीसीज के लिए आप क्या नहीं बना सकते थे, संविधान नहीं बना सकते थे। तो आपने क्या किया, आपने इन सब को कॉमन कर दिया, आपने इन सबको कॉमन कर दिया। और इन सब के लिए मतलब हमने क्या बोला कॉमन, कि हम किसके लिए लॉ बनाएंगे, हम बनाएंगे ह्यूमन के लिए, एक इंसान के लिए लॉ बनाएंगे, इंसान के लिए लॉ बनाएंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, क्या है, बौद्ध है, कुछ नहीं देखेंगे। हम ये देखेंगे कि वो इंसान है या नहीं। तो हम इंसान के लिए अपना संविधान बनाने जा रहे हैं, ना कि किसी धर्म या जाति विशेष के इंसान के लिए। तो पूरा संविधान जब आप पढ़ते हो तो इसमें कहीं भी कभी भी आपको ये नहीं दिखाई देगा कि किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी को या किसी स्पेसिफिक धर्म के लोगों को क्या दिया गया है, स्पेसिफिक प्रिविलेजेस दिए गए, कहीं नहीं देखने को मिलेगा आपको। पूरा कॉमन है, धर्म का अधिकार, धर्म पालन करने का अधिकार सबको दिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू ही धर्म पालन करेंगे, मुसलमान नहीं कर सकते हैं, सिख भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो हमने क्या किया, हमने अल्टीमेटली किसके लिए बनाया, ये हमने उस कॉमन इंसान के लिए बनाया जो इस देश के अंदर रहेगा। वो जो नक्शा है उस देश के अंदर रहने वाले हर एक इंसान के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया। क्लियर है? कहीं कोई डाउट इसमें? अभी सही चल रहे हैं, समझ में आ रहा है एक एक पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि क्या है इस संविधान के अंदर। सवाल ये आ रहा है कि क्या है इस संविधान के अंदर, क्यों इतनी वैल्यू है इसकी, और क्यों ज्यादातर लोग जो राज्य कर रहे हैं इस देश के अंदर आज भी इनडायरेक्ट तरीके से, वो चाहते हैं कि आप संविधान की पढ़ाई ना करो, आपके पास उसका ज्ञान ना हो। ये कैसे है, क्यों है? इसका आंसर इस चीज के अंदर है कि क्या है ये संविधान। क्योंकि जितना आप संविधान को समझ जाओगे उतना ज्यादा आप अपने अधिकारों को समझ जाओगे, जितना ज्यादा आप अधिकारों को समझ जाओगे उतना ज्यादा सवाल करने सीख जाओगे, और जितने ज्यादा सवाल करने सीख जाओगे उतना ज्यादा जो तुम्हारे ऊपर आज इनडायरेक्टली और डायरेक्टली राज्य कर रहे हैं लोग, वो तुमसे डरने चालू हो जाएंगे और पीछे हटना चालू हो जाएंगे, क्योंकि तुम वो जनसंख्या में बहुत ज्यादा, वो है बहुत कम। समझ में आ रही ना बात? एंड दैट्स द पॉइंट। तो सवाल ये है कि क्या है संविधान के अंदर ऐसी चीज जिससे पूरा दुनिया डरती है। अब हमारा जो संविधान है वो दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा संविधान माना जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान। अब इसके अंदर है क्या, इस पूरे संविधान के अंदर इस इंसान के बारे में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके डेवलपमेंट को लेकर बात है। इसके डेवलपमेंट को लेकर बात, ध्यान से समझना। क्यों बनाया? क्योंकि कई तरीके के लोग अलग अलग थे, हमें संविधान की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम सिर्फ हिंदू होते सारे तो मनुस्मृति लागू हो जाती, या रामायण लागू हो जाती, या भगवत गीता रामायण लागू हो जाती, और हम आराम से जिंदगी जी रहे होते। क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि अलग अलग धर्म जाति के लोग हमारे देश के अंदर बस गए थे। रीजन पड़ा कि हम ऐसा नहीं बना सकते कि किसी एक जाति या एक धर्म को फेवर करते हुए हम कुछ बना दें। किसके लिए बनाया? उन सभी लोगों के लिए बनाया जो उसके अंदर रह रहे थे। हमने ये नहीं देखा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होंगे, हमने ये बनाया कि अगर कोई भी इंसान जो इस टेरिटरी के अंदर रह रहा है, जैसे हम भारत कह रहे हैं, उसके लिए हम क्या बनाएंगे, संविधान बनाएंगे। अब सवाल आ रहा है कि क्या है उस संविधान के अंदर, तो पूरा का पूरा संविधान इस इंसान के डेवलपमेंट को लेकर बनाया कि इस इंसान का डेवलप करने का ऑब्जेक्टिव है। किसका ऑब्जेक्टिव है इस इंसान के डेवलप करने का? कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि इस देश के अंदर जो भी इंसान रह रहा है उसका हर तरीके का विकास होना चाहिए, मानसिक, शारीरिक और उसका फाइनेंशियल, और आपका क्या कहते हैं उसे, बौद्ध, स्पिरिचुअल, हर तरीके का विकास।
हर तरीके का विकास देने की क्षमता रखता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। समझ में आ रही है बात? मानसिक, शारीरिक, फाइनेंशियल, ये सारे तरीके के विकास देने की क्षमता रखता है आपका संविधान भारत का। तो ये तीनों क्वेश्चन याद रखना, इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर याद रखना। आप जब आप आगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ोगे, जब प्रीएम्बल में पढ़ाऊंगा आपको, तब आपको एक एक वर्ड समझ में आने लगेगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया की जब हम बात करेंगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो उसमें वी द पीपल कौन हो गए? ये लोग हो गए, ये वो लोग हो गए। इसके अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं की जा रही। जब हम बोल रहे हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, तो भारत के लोग कौन है? जो ये नक्शा है, इस नक्शे के अंदर रहने वाले इंसान। अब वो इंसान कौन है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है, सब उसका हिस्सा है। समझ में आ रही है ना बात? और तब आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आने वाली क्लासेस के अंदर प्रॉपरली समझना स्टार्ट होगा। तो ऑब्जेक्टिव दिमाग में रखना, किसी भी कानून को पढ़ने से पहले कानून की किताबें उठा के पन्ने पलटना चालू मत कर दिया करो। सबसे पहले यह समझा करो कि ये बनाया ही क्यों गया। इस घर के अंदर हम खड़े हुए हैं, इस क्लास के अंदर हम खड़े हुए हैं, तुम बैठे हो, मैं खड़ा हुआ हूं। ऑब्जेक्टिव क्या है? तुम लोग यहां क्यों बैठे हो, मैं यहां क्यों खड़ा हूं? हमारा ऑब्जेक्टिव है, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से कानून सिखाना चाहता हूं। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है कि तुम बहुत अच्छे से कानून सीखना चाहते हो। समझ में आ रही है ना बात? इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम लोग यहां पर है, इसलिए ये क्लास बनाई गई है। अब ये क्लास कितनी खूबसूरत बनाई जाएगी, ये आपके और मेरे ऊपर है। ये आपके मेरे ऊपर है। मैं डिसाइड करूंगा कि यहां पर किताबें लगाई जाएंगी, यहां पर बोर्ड लगाया जाएगा, यहां पर लॉसम का लोगो लगाया जाएगा, इससे ये चीज खूबसूरत बन जाएगी, इससे खूबसूरत बन जाएगी। तो अब इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविजंस हैं, जो आर्टिकल्स हैं, वो क्या है? वो इसकी खूबसूरती बयां करते हैं। इसके अंदर जो आर्टिकल्स है ना, आर्टिकल 1 से लेकर 395 तक, ये सारे के सारे आर्टिकल इस ह्यूमन डेवलपमेंट की खूबसूरती बयां करते हैं कि ये चीज कैसे खूबसूरत बनाई है हमने। तब आप देखेंगे अरे वाह यार, आर्टिकल 1 दैट इज भारत। फिर आप सिटीजनशिप के बारे में पढ़ेंगे, अच्छा सारे लोगों को हमने इतनी खूबसूरती से सिटीजनशिप दी है। फिर आप फंडामेंटल राइट्स पे आएंगे, फिर आप देखेंगे ओके आर्टिकल 14, 19, 21, इतने बड़े आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 32 इस तरीके से हमें प्रोटेक्ट करता है। एक एक आर्टिकल की वैल्यू आपको समझ में आने लग जाएगी, बहुत खूबसूरती समझ में आने लग जाएगी जब आप इसका ऑब्जेक्टिव याद रखेंगे। तो आप अगर हिंदू बन के संविधान को पढ़ोगे तो डेली गालियां दोगे, मुस्लिम बन के पढ़ोगे तो डेली गालियां दोगे, आप कुछ भी स्पेसिफिक प्रजाति के बन के अगर पढ़ोगे तो गालियां दोगे। तो एक ही प्रजाति बने रहना संविधान को पढ़ते समय, वो है मानव प्रजाति। तो अगर सिर्फ मानव प्रजाति बन के अगर संविधान पढ़ोगे आप, तो इससे खूबसूरत संविधान पूरी दुनिया में नहीं। इतना एलोबरेटेड है, इतना पोटेंशियल रखता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कि एक्चुअल में अगर ये एप्लीकेबल हो जाए तो लिटरली हम पूरी दुनिया के विश्वगुरु बन जाएंगे। हमसे ऊपर कोई हो नहीं सकता अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को प्रॉपरली क्या कर दिया जाए, इंप्लीमेंट कर दिया जाए। अब प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम जो है हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी, वो इस चीज में है कि ये तो हमारे लोगों को बताया ही नहीं जाता। जब भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ाया जाता है तो आर्टिकल 1 खोल के बैठ जाता है पढ़ाने वाला कि आर्टिकल 1 इंडिया डेट इज भारत। अरे भाई ये तो बताया जाए कि बनाया ही क्यों गया, ऑब्जेक्टिव क्या था उसको बनाने का। जब तक आप किसी चीज का उद्देश्य नहीं पूछोगे, समझोगे नहीं, तब तक वहां जाने का मतलब क्या है। मैं आपसे बोलूं यहां से बाड़े चले जाओ, तुमने गाड़ी उठाई, वो पहुंच गए बाड़े पे, खड़े हो अब तुम, तो ये तो समय की बर्बादी हो गई ना तुम्हारी। अब वहां आके खड़े हो तुम, ये तो समय की बर्बादी हो गई ना तुम्हारी कि वहां जाके पहुंच तो गए मंजिल पे कि आर्टिकल 1 से लेकर 395 पूरे निपटा दिए, शेड्यूल निपटा दिए, लिस्ट निपटा दी, सब निपटा दिए, लेकिन पता नहीं है कि क्यों किया हमने। 99% लोग इस देश के अंदर अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही पढ़ते हैं। बहुत कम इस देश के 1% लॉ स्टूडेंट होंगे, या 5%, मोटा मोटा बोल देता हूं, बड़ा बोल देता हूं कि 5% लॉ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करते हैं, जिन्हें ये पता है कि हम जा क्यों रहे हैं वहां पर। आर्टिकल 1 से लेकर 395 आर्टिकल जो पढ़ने हैं, लिस्ट पढ़ने हैं, ये शेड्यूल्स वगैरह जो सब कुछ पढ़ना है, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है। जब तक आपको ये उद्देश्य नहीं पता, ह्यूमन डेवलपमेंट, एक एक आर्टिकल ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बात करता है। तो जब आप आर्टिकल 14 पढ़ोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमने क्यों इक्वलिटी की बात की। इक्वल क्यों करना है हमें लोगों को? अगर हम इक्वल नहीं करेंगे तो डेवलप कर पाएंगे हम लोगों को? आर्टिकल 15 बोलता है किस चीज के बारे में? कि हम इन 5 तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर देंगे। अगर हम खत्म नहीं करेंगे तो क्या आप ह्यूमन डेवलप कर पाओगे? धर्म जाति की बेसिस पे अगर आप डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं करोगे तो आप डेवलप कर लोगे लोगों को? नहीं कर पाओगे। तो ऐसे हर एक आर्टिकल को जब आप इस सोच के साथ पढ़ेंगे कि इससे ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या हेल्प मिल रही है, आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आने लग जाएगा। तो
एक एक आर्टिकल पढ़ते समय, दो मैं तो आपको बताऊंगा ही, लेकिन आप भी जब भी आर्टिकल पढ़ें, जब भी कोई केस पढ़ें, जब भी कुछ समझें कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, तो बस इतनी सी चीज समझिएगा, क्या ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है इस आर्टिकल से या नहीं हो रहा। हर एक इंसान का, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, क्या उसका डेवलपमेंट हो रहा है इस आर्टिकल से या नहीं हो रहा। दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन यू मस्ट हैव टू योरसेल्फ। आपको पूछना ही चाहिए अपने आप से, और उसका आंसर अगर आपको हाँ मिल रहा है तो समझ लेना वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एकदम वैलिड है। आपको आंसर मिल रहा है नहीं यार इसमें कोई डाउट लग रहा है, सरकार की मंशा पे ना कोई डाउट लग रहा है, ये आर्टिकल ऐसा होना नहीं चाहिए था, ये तो हमारे डेवलपमेंट के विरुद्ध जा रहा है, तो आपको फिर बात करनी चाहिए उस आर्टिकल पर कि नहीं यार ये तो कहीं ना कहीं फंसाने वाली बात हो रही है। और यही आपका क्या करता है आर्टिकल 13 के अंदर सुप्रीम कोर्ट चेक करता है कि कहीं कोई ऐसा लॉ तो नहीं बना दिया सरकार ने जो क्या कर रहा हो, ह्यूमन डेवलपमेंट को रोक रहा हो, इन इंसानों के फंडामेंटल राइट्स को रोकने वाला काम कर रहा हो, या इनके डेवलपमेंट को रोकने वाला काम कर रहा हो। आया समझ में? तो दिस इज द वैल्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्लीज मुझे बताइए, ये तीनों टॉपिक क्लियर हैं आपको? क्या हम ये याद रख पाएंगे कि क्यों बनाया हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्यों बनाया? क्यों हमने मनुस्मृति लागू नहीं कर दिया, कुछ और लागू नहीं कर दिया? क्लियर है? किसके लिए बनाया ये समझ में आ गया, और ये समझ में आ गया कि क्या है इसके अंदर। क्लियर? डन। दिस इज व्हाट यू नीड टू आइडेंटिफाई। कल जब मैं प्रीएम्बल स्टार्ट करूंगा आपको, तब मैं आपको बताऊंगा बेसिकली कि कैसे कैसे हमारे देश ने इस ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें आपको गिफ्ट दी। कैसे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर 2 साल 11 महीने और 18 दिन चर्चा चली, और उस चर्चा का रिजल्ट जो निकला वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन निकला, और उसका जो जिस्ट निकला वो कहां बता दिया गया? प्रीएम्बल के अंदर बता दिया। तो प्रीएम्बल जब कल मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जिसमें हम वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसके बाद की जो लाइन दी गई है कि हम सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनेंगे, उसके बाद जो फिर लोगों को हमने अधिकार दिए हैं, एक एक चीज के ऊपर चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल समझिएगा ढंग से, टाइमली आइए, ताकि मैं आपको कल से प्रीएम्बल स्टार्ट करके अच्छी डिटेलिंग दे पाऊँ। क्लियर? कहीं भी किसी का अगर कोई डाउट है तो प्लीज पहले मुझे बताओ। किसी को कोई डाउट लग रहा है? पक्का? जेबी जी कोई डाउट किसी तरीके का? क्लियरिटी है एकदम थॉट्स में? तो अब अंधे होके मत पढ़ना संविधान कभी भी, संविधान अब बिल्कुल आंख खोल के पढ़ना कि इससे मेरा, आप तो दुनिया की छोड़ो, आप तो अपने ऊपर रख लिया करो कि इस प्रोविजन से मेरा क्या भला है, मेरा भला हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर आपको लग रहा है मेरा भला नहीं हो रहा तो तुम सब वकील हो जाओ, कोर्ट में खड़े हो जाओ। अगर तुम्हें लग रहा है कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल से मेरा भला नहीं हो रहा है तो जाके कोर्ट में खड़े हो जाओ और बोलो कोर्ट को कि सर इस पर्टिकुलर आर्टिकल से मेरे को नहीं फेवर हो रहा है, ये आर्टिकल मेरे फेवर का नहीं है, ये मेरे अगेंस्ट है, तो आप इसको हटाइए। कोर्ट हटाता है ऐसे आर्टिकल। जैसे कितना सबरीमाला टेम्पल केस, वो एक लड़की पहुंच गई गर्भगृह मंदिर में, उसको प्रवेश नहीं दिया जा रहा था, उस लड़की जाके खड़ी हो गई अकेली वो कोर्ट में कि नहीं सर ये बोल रहे हैं कि मेंस्ट्रुएशन में मेरे को एंट्री नहीं मिलेगी, या ऐसी फीमेल्स को एंट्री नहीं देंगे जो कि गर्भवती है। कोर्ट ने बोला नहीं यार ये तो डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द ग्राउंड ऑफ इक्वालिटी। कॉन्स्टिट्यूशन ने वो प्रोविजन हटा दिया, मंदिर का प्रोविजन हटा दिया। संविधान की इतनी वैल्यू है कि आपके पर्सनल लॉस के ऊपर चला जाता है, वो इतनी वैल्यू है। तो आपका डेवलपमेंट, इंडिविजुअल का डेवलपमेंट उसके ऊपर बेस्ड है। समझ में आ गई ना बात? तो धर्म से रिलेटेड जितने भी प्रथाएं हैं, आप मानना चाहते हो मानो, नहीं मानना चाहते मत मानो, संविधान आपका साथ देगा नहीं मानने में भी, मानने में तो दे ही रहा है, ना मानने में भी आपका साथ देगा। ये बहुत बड़ी बात। ये नहीं कह सकता कोई भी धर्मगुरु को नहीं मानना पड़ेगा। अगर इस्लाम में हो आप तो आपको बुर्का पहनना ही पड़ेगा, हमारे देश के अंदर अलाउड नहीं है। ईरान में चले जाओ वहां कंपलसरी है बुर्का पहनना, हमारे देश के अंदर नहीं है कंपलसरी। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको मानना है तो मानिए, नहीं मानना तो मत मानिए। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इंडिया। आगे बात समझ में? हर तरीके से प्रोटेक्शन देता है आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बस एक चीज को रोकने की बात करता है, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट्स, कि हमारे देश के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए। इसलिए जब प्रीएम्बल पढ़ते हो तो उसके अंदर यूनिटी और इंटीग्रिटी 2 वर्ड यूज किए गए कि एकता और अखंडता ब्रीच नहीं होनी चाहिए। इतने डाइवर्सिफाइड लोग रह रहे हैं, एक हो सकता है कि मूर्ति को मानता हो और एक हो सकता है मूर्ति को ना मानता हो। हिंदू में ही, मुसलमान में तो छोड़ो, हिंदू में ही ऐसे लोग हैं जो मूर्ति को मान रहे हो मूर्ति को नहीं मान रहे। ठीक है? तो इनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने चाहिए, ये लड़ाई नहीं आपस में। इसलिए हमारे देश ने क्या प्रमोट करने की कोशिश की? हमेशा एकता और अखंडता प्रमोट करने की कोशिश की, जो कमजोर है उसका साथ देने की कोशिश की। ये पूरा प्रीएम्बल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? खत्म कर सकते हैं आज की क्लास? डन? किसी कोई डाउट है तो मुझे बता सकता। डन है? ठीक है भाई, ईशू सिंह बंद कर सकते हैं अपन अब।